नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड गांव की सच्ची डरावनी कहानियों पर आधारित है। और शायद आप कहेंगे कि गांव की खामोशी कितनी सुकून देती है, लेकिन मेरा मानना अलग है। कुछ गांवों की खामोशी अजीब सी होती है, जैसे उस खामोशी के नीचे कुछ दबा हुआ है, जैसे वहां कुछ छुपकर बैठा हो, कुछ ऐसा जो खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन आपकी रगों में एक डर पैदा करता है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं गांव की 3 डरावनी कहानियां। तीनों कहानियां सिर्फ अलग अलग गांव से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से अलग है और उतनी ही अजीब भी। लेकिन कहानियां सुनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये कहानियां गांव में घटी घटनाओं पर आधारित है और इसलिए लेखक की रिक्वेस्ट पर कहानी में जो जगह और जिनके साथ ये हादसे हुए उनके नाम बदल कर मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और सबसे आखिर में आपको इनमें से कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आइए पहली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। यह कहानी मैंने कहीं सुनी नहीं, बल्कि मैंने खुद इसे महसूस किया है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो गांव किस जिले में है, लेकिन एक मशहूर शहर के बिल्कुल निचले हिस्से में वो गांव बसा हुआ है। गांव का नाम है निम्बेवाड़ी। गांव छोटा है, पुराना और रहस्यमय। चारों तरफ पहाड़, खेत और उनके बीच में फैला ये छोटा सा गांव। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी तब कंपनी के काम से मेरा निम्बेवाड़ी जाना हुआ था। तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उस गांव में मुझे कोई डरावना वाकया देखने को मिलेगा। उन दिनों मैं बैचलर रूम में पुणे में रहता था। करीब 4-5 साल पहले मैं एक बिल्डर की कंपनी में काम कर रहा था और उसी दौरान एक दिन मार्केटिंग के लिए मेरा निम्बेवाड़ी जाना तय हुआ। गांव छोटा था, मगर वहाँ ज़मीन की प्लॉटिंग चल रही थी। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत गांव भी घूम लूँगा। कंपनी ने उस साइट पर एक छोटा ऑफिस बना रखा था। पास ही एक दुकान भी थी। काम निपटाने के बाद मैं शाम को उसी दुकान पर चाय पीने चला गया। वहीं पर मेरी मुलाकात उस दुकान पर काम करने वाली एक लड़की से हुई। उसका नाम सुरभि था। वो उसी गांव की रहने वाली थी, कम बोलने वाली मगर काम में तेज। धीरे धीरे ऑफिस के काम से मेरा वहां आना जाना बढ़ता चला गया। सुरभि से भी दोस्ती हो गई। हम दोनों अक्सर दुकान पर बैठते थे और गप्पे लगाते थे। वक्त के साथ ही सुरभि खुलने लगी और एक दिन उसने मुझे वो बात बताई जिसे आज भी याद कर मेरी रूह कांप उठती है। दादा, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के पीछे की तरफ एक कुआं है, लेकिन गांव के लोग उस कुएं से बहुत डरते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे, हर गांव में कुएं होते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? नहीं, ये कुआं आम नहीं है। गांव के लोग इसे निगलने वाला कुआं कहते हैं। सुरभि के चेहरे की गंभीरता देखकर मैं चुप हो गया। मैं कुछ बोला नहीं, मगर दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। उस गांव का माहौल भी कुछ अजीब सा था। दिन में सब नॉर्मल, मगर जैसे ही शाम ढलती सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। बच्चे बाहर कहीं दिखाई नहीं देते थे और ज्यादातर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरे गांव पर एक अनजानी दहशत छाई रहती थी। उस शाम सुरभि ने अपने बचपन की कुछ बातें बतानी शुरू की और तब मुझे समझ आया उस गांव की खामोशी तले कितना गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। वो मुझे कहानी सुना रही थी। जब मैं 6ठी क्लास में थी, उस साल गांव में डर का साया छा गया था। एक ही महीने में 5 लोगों की मौत हो गई। एक औरत, 2 लड़कियां और 2 लड़के। सबने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। सुरभि मुझे बता रही थी और मैं गौर से उसे देख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। पुलिस आई, तहकीकात हुई। किसी ने कहा वो लोग नहाने गए थे और डूबकर मर गए, तो किसी ने कहा कि उनमें से कुछ ने आत्महत्या की है। मगर गांव वालों को पता था कि असली बात कुछ और ही है। सबको लगता था कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पानी में खींच ले जाता है। सुरभि की यह बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने उसे पूछा, फिर लोग उस कुएं के पास जाते ही क्यों है? सुरभि थोड़ा रुकी और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखते उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उस कुएं में कुछ है जो इंसान को सम्मोहित करता है
और जो एक बार वहां चला गया वो वापस आता ही नहीं, या अगर आता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। सुरभि की आंखों में नमी थी, फिर भी उसने मुझे एक वाकया सुनाया जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। हमारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था, पति पत्नी और 2 बच्चे। वो पति पत्नी दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उनके 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बहन कोई 9-10 साल की थी और छोटा भाई करीब 5-6 साल का। सीधा सादा, गरीब मगर बहुत प्यारा परिवार। माँ बाप दिन भर खेतों में काम करते और दोनों बच्चे घर में रहते। उनका बस एक ही काम था, वो दोनों दिन भर खेलते कूदते थे। एक दिन दोपहर में दोनों बच्चे गांव के बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उस लड़की की बॉल दूर कहीं चली गई। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसकी वो बॉल सीधे कुएं की तरफ चली गई थी। ये सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। वो छोटा बच्चा बॉल लेने चला गया। उसकी बहन ने देखा कि वो कुएं की तरफ दौड़ रहा है और वो देखकर वो भी उसके पीछे भागी और उसने देखा कि उसका भाई कुएं के किनारे खड़ा होकर एक टक अंदर पानी में देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी बहन भागी और जोर से उसे पीछे खींच लिया। फिर वहां रुकने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो अपने भाई पर चिल्लाते हुए उसे घर ले गई। मगर उसके बाद वो बच्चा पूरी तरह बदल गया। सुरभि कुछ पल शांत रही और फिर से उसने आगे बताना शुरू किया। वो बच्चा अचानक खामोश हो गया था। कभी कोई बात नहीं करता, कोई कुछ पूछता तो जवाब नहीं देता था, कोई हाथ भी लगाता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन आ गया था। आवाज भी बड़ों जैसी भारी हो गई थी। उसके माँ बाप पहले तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक रात एक बहुत ही अजीब किस्सा हुआ। रात को सब सो रहे थे, माँ बाप दोनों थके हुए थे, बच्चे भी शांत थे। मगर आधी रात को दरवाजा खटका। माँ की आंख खुली। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, पहले बड़ी और फिर छोटी। कैसे मुमकिन है? हाँ, मगर वो हुआ था। सुरभि थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलती रही। उस बच्चे की माँ उठी, दरवाजे की तरफ गई, देखा कि वहां उसका छोटा बेटा खड़ा था। वो दौड़कर उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से अपने बेटे की आवाज आई, माँ माँ। उसने पलट कर देखा तो पाया कि उसका बेटा तो बिस्तर पर उसके पास ही लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद थी, जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा था। वो देख माँ का दिमाग सुन्न रह गया। वो दरवाजे की तरफ पलटी, मगर तब वहां पर कोई नहीं था और उस पल उसे दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी। उसका पूरा बदन कांप गया। वो डरते डरते वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। सुरभि की आवाज अब और धीमी मगर गहरी हो गई थी, जैसे उस लम्हे की यादें उसकी आंखों के सामने तैर रही हो। उस दिन के बाद से उस परिवार की जिंदगी ही बदल गई। बच्चा दिन ब दिन और अजीब सा होता गया। हमेशा चुपचाप घर के किसी अंधेरे कोने में बैठा रहता था। आवाज भारी, आंखें लाल, कुछ खाता पीता नहीं था और बाहर खेलने भी नहीं जाता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन उसने खाना ही नहीं खाया। उसकी मां ने उसे खाना परोसा, लेकिन वो कोने में चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी मां उसके पास चली गई, उसके सर पर हाथ फेरने लगी और हाथ फेरते हुए वो बोली, बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? किसी से बात तक नहीं करता। उसकी मां तब भी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अचानक उस बच्चे ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली, इतनी जोर से कि मां चीख उठी। हैरानी की बात यह थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी ताकत से हाथ कैसे दबा सकता था। उसकी पकड़ किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी मां चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। उसने गुस्से में अपनी मां की तरफ देखा।
उसकी आंखें उस अंधेरे में भी लाल लाल चमक रही थी। उसके दांत किसी जानवर की तरह किटकिटा रहे थे। उसने झटके से मां का हाथ छोड़ा और गुस्से में उस पर चिल्लाया, माझ्या अंगाला हात लावला तू? तुझी हिम्मत कशी झाली? उसने कहा था कि मेरे बदन को हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मां कुछ समझ ही नहीं पाई। वो डर के मारे वहां से उठकर घर से बाहर चली गई और वो देखकर उसकी बहन भी घर से बाहर भाग गई। दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। फिर उसके माँ बाप गांव के लोगों के पास गए, पुजारी के भी पास गए, मंदिर में जाकर सब उपाय कर लिए, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। सुरभि मुझे कहानी बता रही थी और मैं पूरी तरह उस कहानी में खो चुका था। मेरा बाकी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं था। उसने फिर आगे कहा, उस रात फिर एक और अजीब सा वाकया हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। रात में दरवाजे की आवाज आने लगी। दरवाजा खड़कने लगा तो उसकी मां जाग गई। उन्होंने देखा कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और वहां एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। उस मां ने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन इतने में उसे महसूस हुआ कि वो परछाई उसके अपने बेटे की थी। उसने पास बिस्तर पर देखा तो उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। दोनों उठ गए, उसके पास चले गए, लाइट चालू की। उसके बाप ने उसे दरवाजे के पास से खींचकर हटा दिया और तब वो उसे बोलने लगे, क्या कर रहा है तू? और तभी उस लड़के ने गुस्से से अपनी गर्दन मोड़ी और अजीब आवाज में कहा, माझ्या अंगाला हात लावला तू? उसने अजीब आवाज में कहा था कि मेरे शरीर को हाथ लगाया तूने। और ये आवाज किसी औरत की थी। उसकी वो अजीब सी आवाज सुनते ही उसका बाप और डर गया और डरकर पीछे हट गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं थी। बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, और अब तो ये हरकतें। तभी उसकी बहन भी जाग गई थी। उसने आखिरकार घबराते हुए घर वालों को बताया कि ये उस कुएं के पास गया था। माँ बाप को जैसे करंट लगा और उन्हें सब समझ में आ गया कि जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने उस रात किसी तरह उसे बांधकर सुला दिया, क्योंकि वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। वो बार बार हाथ पैर मारता, खुद को भी चोट पहुंचा रहा था, बार बार दरवाजे की तरफ भाग रहा था जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो। आखिरकार वो लोग उसे एक साधक के पास ले गए। उस आदमी ने बच्चे को देखा और थोड़ी देर में साफ कहा कि इस बच्चे में कुछ है। शायद दो आत्माएं हैं, एक औरत की और एक मर्द की, जो उस पर कब्जा करना चाहती है। और ये सुनकर बच्चे के माँ बाप डर गए, क्योंकि ये सब उसी कुएं के पास जाने के बाद से शुरू हुआ था। साधक ने उन्हें एक भस्म दिया और कहा कि इस भस्म को उसे रोज लगाओ और इसे कभी अकेला मत छोड़ना, घर में भी नहीं और बाहर तो बिल्कुल नहीं। माँ ने फिर 8 दिन की छुट्टी ले ली। वो हर वक्त उस पर नजर रखने लगी, उसे रोज भस्म लगाती और उसका ध्यान रखती थी। और फिर धीरे धीरे वो शांत होता चला गया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो लाल चमक थी और उसके बोलने में जो खौफ था वो नहीं जा रहा था। आखिर उसकी माँ ने सोचा कि अब काम पे तो जाना ही पड़ेगा। मजदूरी का काम छोड़ना मुमकिन नहीं था। बच्चे के हालात सुधर रहे थे और घर में बड़ी बहन थी जो कि 9-10 साल की थी। उन्होंने उसे ठीक से समझाया और अपने भाई का ध्यान रखने की, उसे संभालने की जिम्मेदारी दे दी। सुरभि थोड़ी रुकी और तभी मैंने सवाल किया, फिर क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? सुरभि ने एक गहरी सांस ली। उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों भाई बहन घर में थे। उसे भस्म लगा हुआ था और बहन उस पर नजर रखे थी। मगर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। दोनों घर में खेल रहे थे और उसी पल उन्हें बाहर से एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। कोई ट्रक सामने के रास्ते से गुजर रहा था और खेलते खेलते अचानक उसका भाई उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ भागा। वो छोटी लड़की, वो बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले उसने दरवाजा खोला और खुले मैदान से सड़क की तरफ भागने लगा। उसकी बहन भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा था। आंखों में वही लाल चमक थी, चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट थी
और सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था। ये बात बताते हुए सुरभि की आवाज कांपने लगी थी। उस 5 साल के बच्चे ने बस एक बार मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी बहन दूर से ही उस पर चिल्ला रही थी, उसे वापस आने के लिए कह रही थी। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने खुद को उस ट्रक के सामने फेंक दिया। ब्रेक लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। बच्चा वही सड़क पर गाड़ी के नीचे आ चुका था। उसका सारा खून हर तरफ बह रहा था। आवाज इतनी जोर से हुई कि आसपास जो लोग खड़े थे वो भयानक खौफनाक नजारा देखकर चीखने चिल्लाने लगे। पर करने को कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि उस कुएं ने फिर से एक बलि ले ली है। किसी ने कहा कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों के जिस्म पर कब्जा करता है, उनकी रूह पे हावी होता है। उस लड़के के माता पिता तक खबर पहुंचाई गई। वो दोनों रोते चीखते घर लौटे। उसकी बहन थर थर कांप रही थी और पूरे गांव वालों के चेहरे पर बस एक ही चीज थी, और वो था डर। इतना बोलकर सुरभि चुप हो गई, लेकिन वो कहानी मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस रात मैं कुछ काम से गांव में ही रुका था और रात खाना खाने के बाद अपने ऑफिस से थोड़ा घूमने निकल पड़ा। तभी मेरा ध्यान दूर उस कुएं की तरफ चला गया और मुझे आज भी याद है, वहां हल्का धुआं सा उठ रहा था। हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थी। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो, या फिर उस कुएं के आसपास भटकती हुई रूहों की परछाइयां। वो कुआं आज भी वही है, वैसा ही पुराना, काला, खौफनाक। अब गांव बड़ा हो गया है, बदल चुका है। लोग आते जाते रहते हैं, नए घर भी बन गए हैं, लेकिन उस कुएं के आसपास आज भी सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लगता है, जैसे कुछ वहां सांस ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो। मेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये कहानी, ये याद और उस कुएं की परछाइयां आज भी मेरे साथ है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जो इंसान को छोड़ती नहीं, और कुछ कुएं खाली नहीं होते, उनके अंदर कुछ होता है जिनका पेट कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आइए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, वो मैंने अपने बचपन में सुना था। हमारे गांव में आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। कोकण इलाके में एक कोने में बसा हुआ, हरियाली से घिरा हुआ सावरडे गांव। गांव के आसपास सिर्फ घना जंगल, पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। छोटा सा गांव, लेकिन उस गांव में बरसों से एक नियम चला आ रहा है जो आज भी लोग मानते हैं, और वो नियम है कि कभी भी खेत में मांसाहार नहीं करना। बुजुर्ग लोग तो इस नियम को मिट्टी का श्राप कहते थे, लेकिन जब भी गांव वाले शहर वालों को इस नियम के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को यह बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी लगती है, जो कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे डरावने हादसे है जो कुछ गांव वालों के साथ हो चुके हैं। इसी सावरडे गांव में कुछ साल पहले मेरा मामा गोपाल रहता था, और तब उसके परिवार में उसके माँ बाप, बड़ा भाई और वो, बस 4 लोग थे। गांव से थोड़ी दूर उनका बड़ा खेत था। गोपाल पढ़ाई में ज्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसे खेती करना बहुत पसंद था। जब गोपाल थोड़ा बड़ा हुआ, वो रोज खेतों में पानी देने जाया करता था। कई बार तो उसे घर आने में आधी रात तक हो जाती थी, पर वो कभी वहां रुकता नहीं था। गांव में हर किसी को जैसे वो नियम पता था, वैसे ही उसे भी पता था कि खेत में मांसाहार करना सख्त मना है, और अगर कोई ये नियम तोड़े तो कहते थे कि वहां कुछ है जो उसके पीछे पड़ जाता है। गोपाल बचपन से ये बातें सुनता आ रहा था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। पर फिर भी उसने कभी वो नियम तोड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह हो गई, फिर भी मामा घर वापस नहीं आए। घर वालों को लगा कि शायद वो खेत वाले झोपड़े पर ही सो गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो गोपाल कहीं नहीं था। सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि मामा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि रात भर बाहर रह सके। मामा की माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने मामा के पिता और बड़े भाई से कहा कि जल्दी जाकर खेत में देखो। उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं था।
उसके पिताजी और भाई जल्दी जल्दी खेत पहुंचे। खेत में देखा तो मामा झोपड़े के पास बेहोश पड़ा हुआ था। घबराकर उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। गांव से और लोगों को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से मामा को गाड़ी में डालकर वो अस्पताल ले गए। इलाज के बाद थोड़ी ही देर में मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन घर लौटने के बाद भी मामा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। फिर पिताजी ने सबको बाहर भेजा और मामा के सामने बैठे। उन्होंने प्यार से पूछा, गोपाल, तुझे कहा था ना कि ऐसी गलती कभी मत करना, लेकिन तूने वही किया। मामा थोड़ा हैरान हो गया और बोला, कौन सी गलती बाबा? तब उसके पिताजी ने और सख्त होकर कहा, जब हम तुझे देखने आए थे तो सारे लोग तेरे आसपास खड़े थे और तभी मेरा ध्यान झोपड़ी के पास चला गया। वहीं नीचे हड्डियां और बचा कुचा खाना पड़ा था और तभी मैं समझ गया कि वहां क्या हुआ है। और उनकी बात सुनकर मामा को वो रात याद आ गई। उस रात गांव में हलचल थी। गोपाल के दोस्त रोहित का बर्थडे था। गांव में ज्यादा आबादी नहीं थी, सब एक दूसरे को जानते थे। रोहित शहर में रहने वाला था, लेकिन उन दिनों वो छुट्टियों में गांव आया था। उसने गोपाल से कहा कि वो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहता है, तो इसलिए वो गांव के बाहर खेत में ही पार्टी करेंगे। चिकन मटन का सारा इंतजाम भी करेंगे। गोपाल ने शुरू में मना कर दिया और उसने साफ कहा कि यहाँ खेतों में मांसाहार करना मना है। अगर घर वालों को पता चला तो उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन रोहित और बाकी दोस्तों ने बहुत जिद की। बहुत मना करने के बाद आखिरकार गोपाल तैयार हो गया। सारे दोस्त उसके खेत पहुंच गए। झोपड़ी के पास टेबल लगा और फिर पार्टी शुरू हो गई। सबको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बढ़िया खाना तैयार था। शुरू में गोपाल ने खाना खाने से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने इतना फोर्स किया कि उसने भी थोड़ी शराब पी और सिर्फ रोटी के 2 निवाले खा लिए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसके सारे दोस्त चले गए, लेकिन मामा वहीं रुक गया, क्योंकि अगर वो घर चला जाता तो घर वालों को शायद पता चल जाता और उसे घर वाले बहुत डांटते। इसलिए उसने अंधेरे में ही वो सब हड्डियां और बचा कुचा सामान वहीं एक गड्ढे में गाड़ दिया और वो वहीं झोपड़ी में सो गया। लेकिन रात में अचानक किसी अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। काला घना आसमान, दूर हवा में पेड़ सरसराते हुए हिल रहे थे। कुत्तों की हल्की हल्की भौंकने की आवाजें आ रही थी। लेकिन वो रात कुछ अलग थी, कुछ बेचैन करने वाली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां कुछ था जरूर। अचानक उसे कानों में एक हल्की लेकिन अजीब आवाज सुनाई दी। कोई अस्पष्ट डरावनी सी आवाज। पहले लगा कि कोई रो रहा है, लेकिन वो इंसानी रोने की आवाज नहीं थी। वो किसी दूसरी ही दुनिया की आवाज थी, जो जानवर और भूत के बीच फंसा हुआ हो। गोपाल उठकर बैठ गया। झोपड़ी से बाहर देखने लगा, पर उसके सामने कुछ नहीं था। रात की ठंडक उस झोपड़ी के अंदर घुस गई। फिर से वही आवाज आई, अब थोड़ी और ज्यादा तेज, थोड़ी साफ, रोने जैसी, हाँफने जैसी और हल्की सिसकी जैसी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद वो कोई इंसान होगा या कोई जानवर। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, अचानक नीचे जमीन पर कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से नीचे देखा तो मिट्टी पर लाल परत थी, जैसे किसी का खून हो, मगर वो ताजा नहीं था, थोड़ा सा काला पड़ चुका था। और उसे देख उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसी वक्त मामा की नजर सामने गई। खेत के पगडंडी वाले रास्ते पर उसे दूर कहीं कुछ सरकता हुआ, रेंगता हुआ साया दिखा। मामा ने झोपड़ी के दरवाजे से और थोड़ा दूर जाते हुए ठीक से देखा और उसके शरीर में खून जैसे जम सा गया। दूर कोई बड़ी सी चीज लंगड़ाती हुई, घिसटती हुई और सिसकती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। मामा ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। वो चीज थोड़ी और करीब आ गई थी और उसी पल उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो साया बेहद अजीब था। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही नहीं थे, जैसे उसकी चमड़ी छील गई हो। लाल सुनहरी खाल, मगर सिर पर उलझे उलझे बाल थे। शरीर लंगड़ाता हुआ और हर हरकत पर
एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां चरमरा रही हो। गोपाल थोड़ा पीछे खिसका। उसके पैर कांप रहे थे, मगर भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वहीं पर बैठा सन्न हो गया था। वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और अब साफ दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर इंसानी आंखें नहीं थी, गहरी काली, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो और एक खौफनाक मौत का मंजर दिखाई दे रहा हो। मामा पत्थर बन के उस अजीब चीज को बस देखता रह गया। करीब 5-6 फुट दूर आकर वो चीज एकदम से रुक गई और मामा की आंखों में देखकर कुछ अजीब सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, मगर वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो कोई हंसी ही नहीं थी, वो कोई खामोश इशारा था, जैसे वो कह रहा हो कि तूने नियम तोड़ा है और अब अंजाम भुगतना होगा। उस अजीब जानवर से एक ठंडी और एक सड़ी गली सी गंध आ रही थी, खून, मिट्टी और सड़न की मिलीजुली बदबू। वो बदबू इतनी तेज थी कि गोपाल का दम घुटने लगा था। सीने में धड़कन तेज हो गई और पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसके पेट में कुछ हिल रहा हो। उस जानवर ने अपनी लंबी उंगलियां उठाई। उंगलियां नहीं, वो उंगलियां नहीं थी, वो हड्डियां थी, इंसान की हड्डियों का ढांचा, और उन पर जमी हुई थी सड़ी गली गीली मांस की परतें। उनमें से कीचड़ जैसा कुछ टपक रहा था और वो हाथ गोपाल की तरफ बढ़ने लगा। और अब उसे समझ में आ गया कि अब अगर वो भागा नहीं तो ये उसका आखिरी वक्त हो जाएगा। मगर उसका जिस्म हिल नहीं रहा था, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी तो सिर्फ दिल की तेज धड़कन, कानों में गूंजता हुआ शोर और सामने से आता हुआ वो मौत का साया। वो चीज बिल्कुल उसके पास आ गई। एक पल को मामा को लगा कि क्या ये सब वहम है, मगर तभी उसके सामने जो जीव खड़ा था उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा, आंखें सफेद हो गई, मुंह जैसे फट सा गया और उसके अंदर से सड़ी हुई गली हुई जीभ बाहर निकल आई। उसी पल मामा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। मामा जोर से नीचे गिर पड़ा और वहीं बेहोश सा हो गया। जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में था। उस रात उसके पिताजी ने सबको घर से बाहर भेज दिया और खुद चुपचाप गोपाल के पास बैठ गए और तब उन्होंने समझाया कि देख बेटा, गांव के बाहर खेत में कुछ है और ये सबको पता है। तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, मगर आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। मामा उस दिन इतना डर गया था कि उसके बाद कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे भी अच्छे से पता था कि जो कुछ उसने उस रात देखा वो कुछ साधारण नहीं था, वो इंसानी नहीं था। और उस हादसे के बाद मामा ने कभी खेत की तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल बाद वो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर चला गया, लेकिन फिर कभी उसने खेत में कदम तक नहीं रखा। उसे आज भी लगता है कि उस रात वो सिर्फ नसीब से बच गया था, मगर उसे आज भी खेत की तरफ जाने से डर लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जो कोई चीज थी वो अब भी मिट्टी के नीचे कहीं दबी हुई है और फिर से बाहर आने की राह देख रही है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। आइए अब तीसरी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है श्रापित साया। ये जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे दोस्त के घर में हुआ एक खौफनाक वाकया है। महाराष्ट्र में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां शहरों जैसी भीड़ भाड़ का नामो निशान तक नहीं है। ऐसा ही एक गांव है गोड़ेपाड़ा, हरियाली से भरा पूरा, गन्ने के खेतों से घिरा हुआ और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक बिल्कुल शांत इलाका। इसी गांव में मेरा बचपन का दोस्त राहुल मुकने रहता है। राहुल का घर गांव का सबसे बड़ा और रईस घर था। उसके पिताजी शिवाजी मुकने गांव के बड़े किसानों में से एक थे। बड़े बड़े खेत, पोल्ट्री फार्म, बैल, गाड़ी, पैसा, इज्जत, सब कुछ था उनके पास। राहुल की मां का नाम मंजुला था। मैं उन्हें काकी बुलाता था। वो बहुत सीधी सादी मेहनती औरत थी जो अपने पति को खेतीबाड़ी में अपना पूरा साथ देती थी। गोड़ेपाड़ा की सबसे बड़ी खासियत थी वहां की आबो हवा, मिट्टी और खेत। राहुल के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब वाकया हुआ और उनका पूरा परिवार एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया। एक इतवार की शाम राहुल का मुझे फोन आया। अरे भाई, माँ की हालत बहुत खराब है,
समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया है लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या तुम गांव आ सकते हो? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तो मैंने उससे पूछा, उन्हें क्या हो रहा है बता तो सही। तो उसने बस इतना कहा, तुम खुद गांव आकर देख लेना। मुझे तो वास्तुशास्त्र की थोड़ी बहुत जानकारी थी और शायद उसी वजह से उसे ये लग रहा था कि मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूं। उसके अगले ही दिन मैं गाड़ी लेकर उसके गांव पहुंच गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मुझे घर का माहौल बहुत भारी भारी सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सा साया उस घर में मौजूद है। हर तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। मंजुला काकी पलंग पर पड़ी हुई थी। चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखों में जैसे जान ही नहीं थी और पूरे बदन पर अजीब सी खुजली के निशान और दाग धब्बे थे। उन्हें इतनी खुजली आ रही थी कि जगह जगह उनकी चमड़ी तक निकल गई थी। उनके कमरे में बैठते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे किसी सड़ी हुई लाश की बदबू हो। उन्हें रोशनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसलिए खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे। मैंने तब राहुल की तरफ देखा, उसकी भी आंखें सूजी हुई थी। घर में आस पड़ोस वाले लोग भी हालचाल देखने आ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब राहुल ने मुझे बताया कि शुरुआत तो बस सर्दी जुकाम से हुई थी। हमें लगा कि मामूली बात होगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में उसके मां के शरीर पर खुजली होने लगी। पहले सोचा कि खेत में कोई जहरीले पौधे से हुआ होगा या फिर कोई जानवर से एलर्जी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे चमड़ी ही उतरने लगी। हम और डर गए। फिर बड़े हॉस्पिटल में ले गए, बहुत सारे टेस्ट कराए। वहां के डॉक्टर बोले कि कोई रेयर स्किन डिसीज है, लेकिन क्या है ये उन्हें भी पता नहीं था। थोड़े इलाज के बाद उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई और इसलिए हम वापस गांव आ गए। लेकिन जैसे ही गांव लौटे, अगले ही दिन से सब फिर से शुरू हो गया। बुखार, थकावट और बदन पर भयानक खुजली और फिर वही लाल लाल धब्बे और उसके शरीर की चमड़ी ही गलने लगी। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में लोग बातें करते हैं कि हमारा घर इतना अमीर है और इसीलिए हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, किसी ने कुछ करवाया है। राहुल सब कुछ बता रहा था, लेकिन मेरे पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र में मैं जानता था उसमें तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे समझाया भी, फिर भी उसने मुझे अपने घर रुकने के लिए कहा। राहुल के पिताजी का दिमाग भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो दिन रात इस बीमारी की वजह तलाश रहे थे और राहुल घर पर अपनी मां का ख्याल रख रहा था। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग तात्या मुकने ने शिवाजी मुकने को थोड़ा दूर ले जाकर कहा, देख भाई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, पर यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने इस गांव में पूरी जिंदगी बिताई है और ऐसी कई घटनाएं देखी है। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जिनसे तेरे घर की तरक्की देखी नहीं जाती। मेरा यकीन मान, जरूर तेरे घर पर किसी ने कुछ करवाया है। शिवाजी मुकने उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। तब तात्या ने सीधी सीधी बात कही, देख, जो करना है जल्दी कर, वरना बीवी हाथ से चली जाएगी। अगर चाहिए तो बाहर से कोई जानकार आदमी बुला ले। अब शिवाजी मुकने ने ठान लिया कि जो भी करना है जल्दी करना होगा। अब तक वो बस इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो उनके घर पर किसने क्या किया है इसका पता लगाने में लग गए। अगले ही दिन मैं और राहुल के पिताजी वहीं एक पास वाले गांव हनुमंते चले गए। वहां एक तजुर्बेकार ओझा रहता था, नाम था बाला जाधव। बाला जाधव देखने में बिल्कुल आम इंसान था, लेकिन दूर दूर से लोग अपनी मुश्किलें लेकर उसी के पास आते थे। सबका कहना था कि उसके हाथ में कुछ बात है, उसे बुरी ताकतें महसूस हो जाती है। शिवाजी मुकने ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। उस बाला जाधव ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश की और आखिरकार अपना सिर ना में हिलाते उसने कहा, मुझे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा, शायद आपके घर जाकर देखना होगा, तभी कुछ पता चल सकता है। तब शिवाजी मुख ने उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, आपको जो करना है जल्दी करें, वरना मेरी पत्नी बच नहीं पाएगी। और उसके अगले ही दिन बाला जादव उनके घर चले गए। उसके हाथ में एक थैली थी, उसमें एक नारियल, काले धूप के छोटे छोटे गोले और कुछ अजीब सी दवा जैसी चीज थी। घर में घुसते ही उसने एक चक्री लगा ली
चक्री मतलब उसने पूरे घर में घूम घूम कर चक्कर लगाया। नारियल फोड़ना नहीं था, बस उसे साथ लेकर घूमना था। आंगन और घर का हर कोना देख लिया, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और तब बाला जादव बोला, घर में थोड़ा बहुत अजीब तो महसूस हो रहा है, लेकिन कोई साफ इशारा नहीं मिल रहा। उसी वक्त राहुल बोल पड़ा, घर के पीछे एक पुराना बाथरूम है, उसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस ऐसे ही पड़ा है। और जैसे ही बाला जादव उस जगह पर पहुंचा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने वहां जमीन पर नारियल रखा और नारियल अपने आप हिलने लगा। फिर उसने वहां काले धूप के गोले रख दिए और वो धूप अचानक से जल उठी। और तब उसने हमारी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पीछे जो कुछ पड़ा है वो यहीं पर है। वहां से उठते हुए बाला जादव ने शिवाजी मुकने से कहा, 2 मजदूर बुलाइए, यहां पर खुदाई करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में शिवाजी मुकने ने गांव से 2 मजदूर बुला लिए और उस जगह की खुदाई शुरू हो गई। शुरू में सिर्फ पत्थर और मिट्टी निकली, उसके बाद गीली मिट्टी, और आखिर में एक बड़ा सा प्लास्टिक का गोला हाथ लगा। बाला जादव ने वो गोला बाहर निकाला, पास ही एक जमीन पर रखा और उसे खोल कर देखा। अंदर काले कपड़े में लिपटी हुई एक सफेद कपड़े की गुड़िया थी, जो पूरी तरह बालों में उलझी हुई थी। उस गुड़िया के जिस्म पर छोटी छोटी सुइयां चुभाई गई थी। उसके माथे पर काला सिंदूर था। पास में एक नींबू रखा था जो कि सड़ चुका था, और उसमें कुछ राख भी थी, और उन सब से एक अजीब सी सड़ी सी बदबू आ रही थी। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी हैरान रह गया। बाला जादव उस गुड़िया को लकड़ी से उठाते हुए बोला, जैसे जैसे ये गुड़िया सड़ रही है, ठीक वैसे ही तुम्हारी पत्नी का शरीर भी सड़ रहा है। आखिरकार वो गुड़िया बाहर निकाली गई और घर से दूर ले जाकर एक वीरान जगह पर उसे रख दिया गया। थोड़ी ही देर में घर का माहौल कुछ हल्का सा लगने लगा, लेकिन घर के हर आदमी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेकिन अब जो ये गुड़िया वाला मामला सामने आया, उसकी वजह से शिवाजी मुकने को बहुत गुस्सा आ गया। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है, कौन है जो उनका बुरा चाहता है, और वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। बाला जादव उस गुड़िया को घूरते हुए गहरी नजर से देखने लगा, और फिर वो बोला, यह गुड़िया शायद यहां पहले नहीं थी, किसी ने पिछले कुछ महीनों में किसी रात आकर यहां गाड़ दी है, और ये काम गांव का ही कोई जानकार आदमी कर सकता है, कोई बाहर वाला नहीं। और ये सुनते ही शिवाजी मुकने को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में ही वो बोल पड़े, लेकिन कौन हो सकता है। तब बाला जादव कुछ देर चुप रहे और कुछ देर सोचकर वो बोले, इसका जवाब फौरन नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक ये गुड़िया जलाए नहीं जाती तब तक तुम लोग चैन से नहीं रह सकते। और अगर पता करना है कि यह सब किसने किया है तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ इशारे हैं, लेकिन सीधे नाम लेना सही नहीं होगा, पर इतना पक्का है कि यह सब करने वाला तुम्हारे अपने ही खानदान में से कोई है। शिवाजी मुकने चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उस रात बाला जादव ने घर के पीछे एक खेत में खास जगह पर पूजा शुरू की। वो पूजा ऐसी थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। धूप, अगरबत्ती, काले धागे, नारियल, नींबू और कुछ मंत्र। उस रात में भी वहां कुछ मौजूद था। गांव की हवा जैसे रुक सी गई थी। गुड़िया को हम सबके बीच में रखकर जलाया गया, और जलते वक्त उसके अंदर से एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू निकल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वो गुड़िया जलने लगी, वहां दूर घर में मंजुला काकी का बदन भी अकड़ने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, और उस वक्त उनके मुंह से भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, और हम सब डरे हुए थे कि मंजुला काकी को कहीं कुछ हो न जाए। आखिर में बाला जादव ने एक काला धागा और अपने पास रखा पानी मंजुला काकी को दे दिया, और फिर वो बोले, ये नर्मदा नदी का पानी है, इसे अपने बदन पर छिड़को, और अगले 3 दिन तक घर से बाहर मत निकलना, कहीं भी आना जाना नहीं। बाहर वाला कोई भी तुम्हें कुछ खाने को दे तो उसे मत खाना। अगले 3 दिनों तक तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। दूसरे दिन गांव में एक बात फैल गई कि मुकने ने घर में तांत्रिक पूजा करवाई है। शिवाजी मुकने के दिमाग में अब शक की चिंगारी जल चुकी थी। उनका बड़ा घर था,
2 भाई, बड़ा परिवार, खेती बाड़ी, पैसा, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में घर में तनाव बढ़ गया था। खासकर उनके छोटे भाई की बीवी रेखा भाभी। रेखा भाभी को इनके घर का सुख चैन बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा शिकायत करती और घर में हमेशा उन्हीं की वजह से झगड़े और फसाद होते रहते थे। शिवाजी मुकने के दिल में अब शक बैठ गया था, लेकिन वो खुलकर किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे। 2-3 दिन में मंजुला काकी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। उनके शरीर पर पड़े नीले काले निशान हल्के पड़ने लगे। उनके शरीर की खुजली भी कम होती चली गई। लेकिन घर का माहौल अब भी भारी भारी सा था। उसके तीसरे दिन बाला जाधव फिर से काकी को देखने आ गया और एक बार फिर से उस घर के माहौल को देखकर उन्होंने कहा, यहां पर जो भी परछाई थी, जो भी बुरी चीज थी, उसे खत्म कर दिया गया है। लेकिन उसका असर अब भी बाकी है। तुम्हारे रिश्तेदारों को अब पता चल गया होगा कि तुमने घर पर किया गया जादू टोना हटवा दिया है और अब वो दूर से ही तुम्हारे घर को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे ठीक से बताओ, तुम्हें किसी पर शक है? शिवाजी मुखने तब थोड़ी देर खामोश रहे, लेकिन राहुल से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोल पड़ा, मुझे अपनी चाची पर शक है। उनका बर्ताव अजीब सा है, उनकी बातें भी अजीब से होती है। हमेशा कुछ न कुछ पूजा की बातें करती रहती है। मुझे तो उनकी बातें खटकती है। घर में जब भी आती है अजीब नजर से देखती है। और हाँ, कुछ महीने पहले तक वो हर रोज घर में आती थी, लेकिन अब अचानक आना बंद कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। बाला जाधव थोड़े गंभीर होकर बोले, देखो, एक बात पक्की है कि यहां किसी चीज का असर अब भी बाकी है और यह काम घर के ही किसी इंसान का है। और वो जो कोई है वो तुम पर जलता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें किसी का नाम मत लेना। शायद अगर सच बाहर आ गया तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आखिर में शिवाजी मुकने ने एक बड़ा फैसला किया और घर में एक मीटिंग बुलाई। पूरा परिवार और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को सबको बुलाया गया और सबके सामने उन्होंने पूरी बात रख दी। उस रात मैं भी वहां था। शिवाजी मुकने ने बहुत गंभीरता से कहा, मेरी पत्नी पर जो कुछ हुआ है वो सिर्फ बीमारी नहीं है, यह हमारे ही किसी अपने की नफरत का नतीजा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर किसी ने मेरा बुरा चाहा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दूंगा। पूरा घर खामोश हो गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ चेहरों पर अपराध की भावना साफ साफ नजर आ रही थी। जो समझदार थे वो सब समझ गए। और उस रात के बाद मुकने के घर में जो कुछ हो रहा था वो सब धीरे धीरे थम गया। और अगले कुछ ही महीनों में मंजुला काकी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और आखिरकार 3 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों ये थी आज की 3 डरावनी कहानियां। आपको इनमें से कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।